हेलो सी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम रितिका राठी और हमने अपने चैनल पे स्टार्ट की है सीए फाइनल ऑडिट में न्यूली एडेड चैप्टर्स को कवर करने वाली सीरीज। और इसी सीरीज में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 9 रिलेटेड सर्विसेज। और ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कवर किया SRS 4400 और पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं SRS 4410। तो अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं या बाकी के चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में विजिट करिए। जो मैंने कमेंट पिन किया है उसमें मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उसके थ्रू आप प्लेलिस्ट को जा सकते हैं और वहाँ से सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। और अगर आप ये नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे आप इन नोट्स का एक्सेस ले सकते हैं। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये नोट्स समराइज नोट्स नहीं है। ये जो नोट्स है मैंने इनमें ICAI की लैंग्वेज को डिट्टो इनकॉर्पोरेट किया है, केवल प्रेजेंटेशन चेंज की है ताकि आप कंसेप्ट्स को रिटेन रख पाए। आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाए कि जब आप रिवीजन करें तो आप केवल हाईलाइटेड लाइंस या जो बोल्ड की हुई लाइंस हैं उन्हीं को रीड करें, तो आपको कंसेप्ट रिटेन हो जाए और रिमाइंड हो जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद SRS 4410 और इसका नाम क्या है? कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स। SRS 4400 का नाम क्या था? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। और SRS 4410 का नाम क्या है? कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स। तो क्या है SRS 4410 में? ये स्टैंडर्ड मैनेजमेंट को असिस्ट करता है किस चीज़ में, या किस चीज़ में ये मैनेजमेंट की हेल्प कर रहा है? टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट ऑब्टेनिंग एनी एश्योरेंस। यानी कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको प्रिपेयर करने में और प्रेजेंट करने में कौन सा स्टैंडर्ड गाइडेंस देता है? SRS 4410। और ये स्टैंडर्ड किसी भी तरह की एश्योरेंस को प्रोवाइड करने में गाइडेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये जो रिलेटेड सर्विसेज है ये इस तरीके की इंगेजमेंट्स है जिसमें एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाती है। और दूसरा इसमें एक फैक्ट दिया है कि SQC 1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, ये जो SQC 1 है ना, ये एप्लीकेबल टू ऑल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। यानी कि हम कोई भी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं, जैसे SRS भी एक टाइप की एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स ही है ना, तो SQC 1 जो है वो सब पे एप्लीकेबल होगा। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको MCQ पे दे दिया जाएगा SQC 1 इज एप्लीकेबल टू, नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल SRS 4400, SRS 4410, इसके अलावा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ऑल ऑफ द अबव पे ही टिक करना है, क्योंकि SQC 1 जो है वो सब पे एप्लीकेबल है। तो SRS 4410 में इसकी जो टर्म दी गई है दैट इज कंपाइलेशन एंगेजमेंट, सबसे पहले उसे डिफाइन किया गया है। तो कैसे डिफाइन किया है इन्होंने कंपाइलेशन एंगेजमेंट को? इसके अंदर प्रैक्टिशनर जो होता है, जिसके पास में नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, किस चीज़ में? अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, जिसके पास में नॉलेज है वो किसकी हेल्प करेगा? प्रैक्टिशनर असिस्ट करेगा मैनेजमेंट को। और किस काम में? टू प्रिपेयर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रिपेयर कर रहा था, प्रेजेंट कर रहा था, ये तो हमने ऊपर पढ़ा। इसमें वो किसकी हेल्प लेगा? प्रैक्टिशनर की। और प्रैक्टिशनर की हेल्प क्यों लेगा? क्योंकि प्रैक्टिशनर के पास में इस चीज़ की नॉलेज है, एक्सपर्टीज है। तो प्रैक्टिशनर विल हेल्प या असिस्ट मैनेजमेंट टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी कि जो उस पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग कि वो अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करे, प्रेजेंट करे। इस चीज़ में मैनेजमेंट हेल्प लेता है एक प्रैक्टिशनर की, जिसे नॉलेज है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग फील्ड में। तो ये था कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स के बारे में। उसके अलावा ऐसी कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जिनको प्रेजेंट करते वक्त कंपाइलेशन एंगेजमेंट की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है? तो उसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो ये कि कई बार एंटिटी को पीरियोडिकली अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर जो एप्लीकेबल लॉ है, रेगुलेशंस है, वो ऐसा कंपलसरी करते हैं कि उन्हें पीरियोडिक अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इश्यू करना है या प्रिपेयर करना है। तो इसका एग्जांपल क्या है? जैसे किसी एंटिटी पे ऐसे लॉ के द्वारा कुछ एप्लीकेबल की गई है, ऐसे रिक्वायरमेंट है कि उसे क्वार्टरली अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करना है, प्रेजेंट करना है। तो इस तरीके की इंगेजमेंट्स में वो किसकी हेल्प ले सकता है? प्रैक्टिशनर की। और उन्हें क्या कहेंगे? कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ये तो था लॉ ने मैंडेटरी किया। दूसरा, लॉ ने मैंडेटरी नहीं किया लेकिन फिर भी कई बार कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। वो कौन से केसेस हैं? यहाँ पे कुछ 3 केसेस दिए हैं। पहला,
कई बार मैनेजमेंट या TCWG यानी कि दोज चार्ज विद गवर्नेंस, यानी कि एंटिटी की टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हैं, कई बार उन्हें चाहिए होता है, वो अपने इंटरनल यूज़ के लिए या पॉलिसीज़ वगैरह को डिज़ाइन करने के लिए ये जानना चाहते हैं कि एंटिटी की अभी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो उनके लिए भी कोई पीरियोडिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जाती है, प्रेजेंट की जाती है। उसमें कौन हेल्प करती है? कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स। और दूसरा, कई बार किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या फिर हमें कोई ग्रांट मिली होती है, उसके अंदर हमें शो करना पड़ता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसके तहत भी कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स के अंडर हम प्रिपेयर करते हैं पीरियोडिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और फॉर ट्रांजैक्शनल पर्पस, कई बार एंटिटी का मर्जर हो जाता है, डीमर्जर हो जाता है, उसके अलावा एक्विजिशन, अमालगमेशन, इस तरीके की ट्रांजैक्शन में अगर एंटिटी एंटर करती है तो भी एंटिटी को उस डेट तक की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी पड़ती है, प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो वो हेल्प लेती है प्रैक्टिशनर की, उस तरीके की एंगेजमेंट्स को भी कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स कहते हैं। तो दो तरीके की बताई यहाँ पे, पहली जो लॉ एंड रेगुलेशंस मैंडेटरी कर रहे हैं वो, और दूसरी जो लॉ ने नहीं कही, उसकी जो 3 एग्जाम्पल्स दिए वो, कि मैनेजमेंट को चाहिए या किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर चाहिए या फिर किसी ट्रांजेक्शन के पर्पस के लिए हमने वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करवाया। तो ये था कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे SRS 4410 का ऑब्जेक्टिव्स। तो इस स्टैंडर्ड को इशू करने के पीछे ICAI का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैनेजमेंट को असिस्टेंस मिल सके जब वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर कर रहा है या प्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा, रिपोर्ट जो है, प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ही बनी हुई हो, यानी रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस SRS। ये दो ऑब्जेक्टिव है इस स्टैंडर्ड को इशू करने के पीछे। और कंपाइलेशन इंगेजमेंट्स का स्कोप क्या है, यानी कि इस तरीके की इंगेजमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें कवर हो रही है। तो पहली लाइन में दिया है, स्कोप ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंगेजमेंट, यानी कि जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उन पे डिपेंड करेगा आपका स्कोप। और उसके अलावा इसने दिया है कि इस तरीके की एंगेजमेंट में एक प्रैक्टिशनर मैनेजमेंट को असिस्ट करता है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है? मैनेजमेंट पे ही होती है। प्रैक्टिशनर इज ओनली फॉर असिस्टेंस, ओनली फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे रहेगी? मैनेजमेंट पे। उसके अलावा एंटिटी जो है इस तरीके की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए कैसा भी फ्रेमवर्क यूज कर सकती है, चाहे तो वो हो सकता है कोई सिंपल एंटिटी स्पेसिफिक फ्रेमवर्क जो एंटिटी ने खुद ही डेवलप किया है वो यूज कर ले, या फिर जो इस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि जो FR में हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड्स, उनके अकॉर्डिंग कोई प्रिस्क्राइब्ड फ्रेमवर्क है उसे यूज कर ले। तो ये टोटल एंटिटी पे डिपेंड करता है। और फिर है प्रैक्टिशनर पे कौन कौन सी एथिकल रिक्वायरमेंट्स लागू होती है, या प्रैक्टिशनर को किन किन रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना है। पहला कि उसे ICAI ने जो कोड ऑफ एथिक्स इशू किया है उसे फॉलो करना है। उसके अलावा अगर कोई तरह के थ्रेट्स है उन्हें आइडेंटिफाई करना है, उन्हें रिमूव करने की कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पर भी SRS 4400 की तरह इंडिपेंडेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और क्योंकि इसमें एश्योरेंस ही नहीं प्रोवाइड की जाती तो इंडिपेंडेंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर लॉ आपको मैंडेटरी कर दे दैट इंडिपेंडेंस इज द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रैक्टिशनर, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद इस तरीके की एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कैसे करना है, कंटिन्यू कैसे करना है। पहला इसने दिया है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि सबसे पहले प्रैक्टिशनर को अग्री करना है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे। अगर वो पहले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे अग्री नहीं करते हैं तो उसे इस तरीके की एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करनी है। तो क्या लिखा होगा उन टर्म्स में? सबसे पहले लिखा होगा कि वो जो इस तरीके की एंगेजमेंट के लिए, कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए उसे अप्रोच किया जा रहा है, उसमें उसका यूज़ क्या है, वो उसकी रिपोर्ट का यूज़ किस तरीके से होगा, इंटेंडेड यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उससे बनवाई जाएगी या जिस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए उसकी हेल्प ली जा रही है, उसका पर्पस क्या है और वो किन किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी या वो किन किन लोगों तक रेस्ट्रिक्टेड है, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो करते हुए उसे प्रिपेयर करना है, ये क्लियर हो। तीसरा, इस तरीके की एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप कितना होगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक होगी, और उसके बाद मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है प्रैक्टिशनर से, क्योंकि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने की, प्रेजेंट करने की किसके ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर। प्रैक्टिशनर केवल हेल्प कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये दिया है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट में दिया है
कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, उससे एंटिटी के अंदर इस तरीके के इंटरनल कंट्रोल को डिज़ाइन किया होना चाहिए या सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट हो, फ्री फ्रॉम फ्रॉड और एरर हो। तो ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किस पे है? मैनेजमेंट पे। उसके अलावा एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड कर रहा है वो कितनी एक्यूरेट है, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट पे है। और जो जजमेंट्स इंक्लूड होगी, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते वक्त या प्रिपेयर करते वक्त जो भी जजमेंट्स एज्यूम की जाएगी, उन जजमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट ही लेगा। तो 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट पे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की प्रिपरेशन की, प्रेजेंटेशन की, इंटरनल कंट्रोल्स हो, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो और जजमेंट्स जो है वो भी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये थी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके अलावा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या लिखा होना चाहिए कि रिपोर्ट में कंटेंट क्या होगा और रिपोर्ट की फॉर्म क्या होगी। तो ये थी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। उसके बाद में लिखा है कि प्रैक्टिशनर को टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कब एग्री करनी है? जब वो एंगेजमेंट लेटर इशू कर रहा है एंटिटी को। हमने पढ़ा था एंगेजमेंट लेटर प्रैक्टिशनर देता है एंटिटी को, जो ये दिखाता है कि प्रैक्टिशनर ने इस तरीके की एंगेजमेंट के लिए एक्सेप्टेंस दे दी है। तो उसी के अंदर उसे मेंशन करनी है ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। उसके बाद दिया है परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। अब क्योंकि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में सब एग्री हो गया, एक्सेप्टेंस मिल गई, अब आप परफॉर्म करेंगे। तो कैसे परफॉर्म की जाएगी इस तरीके की एंगेजमेंट? सबसे पहले प्रैक्टिशनर को जिस एंटिटी के लिए वो कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में जानने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग लेने की ज़रूरत है। किन किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेगा? एक तो ये कि एंटिटी का बिजनेस कैसा है, किस तरीके की ऑपरेशन एंटिटी कैरी ऑन कर रही है, एंटिटी में सिस्टम कैसा है, मतलब अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है एंटिटी का बिजनेस कैसा है, अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है। फिर एंटिटी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उसके अंदर कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगता है एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। ये दोनों चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। फिर क्या करेगा? क्योंकि प्रैक्टिशनर ने पता लगा लिया है कि फ्रेमवर्क कैसा चाहिए, एंटिटी कैसे बिजनेस में है, तो अब वो सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद वो मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा कि मैनेजमेंट ने जो जजमेंट अप्लाई की है उनसे रिलेटेड डिस्कशन होगा आपस में, क्योंकि हमने पढ़ा कि जजमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मैनेजमेंट। तो प्रैक्टिशनर जो जजमेंट मैनेजमेंट ने दी है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेगा मैनेजमेंट से और TCWG से। फिर क्यों वो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर चुका है, अब उस एंगेजमेंट के कंप्लीशन से पहले वो पूरी इंफॉर्मेशन को खुद रीड करेगा और फिर इस तरीके से रीड करेगा कि एंटिटी पे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है वो सब मतलब एक तरीके से वो टैली कर रहा है कि उसने जो प्रिपेयर किया है वो और जो एंटिटी पे एप्लीकेबल है वो दोनों सही है, मैच हो रहे हैं, यानी कि उसका काम सही है या नहीं है। फिर उसके बाद में अगर प्रैक्टिशनर को पता चलता है कि एंटिटी ने जो उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जो रिकॉर्ड्स दिए वो इनकम्प्लीट है या इनएक्यूरेट है, तो मैनेजमेंट से जाके मांगेगा या बोलेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कंप्लीट नहीं है या इनएक्यूरेट है, तो आप मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। उसके बाद में अगर मांगने के बाद भी मैनेजमेंट उसको सही इन्फॉर्मेशन या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है और जिसकी वजह से प्रैक्टिशनर इस तरीके की एंगेजमेंट को कंप्लीट कर पाने में सक्षम नहीं है या एबल नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो इस तरीके की एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेगा और विड्रॉ करने के बाद उसका कारण बताएगा किस किस को? मैनेजमेंट को और TCWG को। कारण क्या होगा कि मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी, ना तो आपने मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, या फिर मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन कहा था सही वाली दे दो तो भी आपने मुझे सही की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो मैं विड्रॉल कर रहा हूँ, ये रीज़न बता देगा। उसके बाद में अगर प्रैक्टिशनर को वर्क परफॉर्म करने के दौरान कुछ ऐसा मिलता है कि जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार नहीं है या फिर उसमें अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा वो इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है, तो इस तरीके की चीज़ें अगर उसको मिलती है तो वो कहाँ जाएगा? वही मैनेजमेंट और TCWG के पास जाएगा, उनको कहेगा कि जो मैं आपको अमेंडमेंट्स बता रहा हूँ वो कर दीजिए, तभी आपकी इन्फॉर्मेशन एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर मैनेजमेंट हमेशा की तरह मना कर देता है तो क्या करना है उसको? तो फिर वो विड्रॉ कर लेगा एंगेजमेंट से और किस किस को इन्फॉर्म कर देगा? मैनेजमेंट और TCWG को रीजंस इन्फॉर्म कर देगा। पहले पॉइंट में तो मैनेजमेंट या तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा था, और इस पॉइंट में क्या हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन कंपाइल हो चुकी है लेकिन उसके बाद
वो एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है उससे मेल नहीं खाती और उसमें अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और फिर भी मैनेजमेंट मना कर रहा है। ये है दूसरे वाला पॉइंट। अब है, अगर विड्रॉल पॉसिबल ही नहीं है तो क्या करेगा, वो अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिटरमाइन करेगा। तो इस केस में वो क्या कर सकता है। और एट लास्ट इसमें पॉइंट दिया है कि प्रैक्टिशनर को मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से ये एक्नॉलेजमेंट ले लेना चाहिए कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है फॉर द फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी कि प्रैक्टिशनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो केवल यहाँ पे हेल्प करने आया था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, उनसे इस बात का एक्नॉलेजमेंट ले ले। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, यानी प्रैक्टिशनर को मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ टाइमली बेसिस पर कम्युनिकेट करते रहना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सिर पे दे रहे हो तो आप कम से कम उनसे कम्युनिकेट कीजिए। यानी कि प्रैक्टिशनर को जो भी उसको कंपाइलेशन एंगेजमेंट के दौरान फाइंडिंग मिली या ऐसी कोई जजमेंट मिली जो टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंस रखती हो, तो वो उन्हें कम्युनिकेट कर देनी चाहिए। उसके बाद में प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट कैसी होगी, रिपोर्ट में क्या बताया होगा, नेचर ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, किस तरीके की कंपाइलेशन एंगेजमेंट उसे परफॉर्म करने के लिए कहा गया और उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है इस तरीके की एंगेजमेंट में। उसके बाद यहाँ फॉर्मेट दिया है। मैंने आपको SRS 4400 में कहा था आपको फॉर्मेट लर्न करना है, वहाँ ज़रूर आपको लर्न करना है। ये फॉर्मेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बस रीड करके जाइएगा। तो मैं आपको एक बार रीड करवा देती हूँ। सबसे पहले रिपोर्ट का टाइटल, दूसरे नंबर पे एड्रेसी, ये दोनों चीज़ें सेम रहेगी चाहे रिपोर्ट कोई भी तरह की हो। थर्ड नंबर पे एक ऐसी स्टेटमेंट, वो प्रैक्टिशनर बताते हुए एक ऐसी स्टेटमेंट देगा कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन है वो उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किया गया है जो मुझे मैनेजमेंट ने दी थी। यानी मैनेजमेंट ने चाहे सही दी हो चाहे गलत दी हो, मैंने कंपाइलेशन उन्हीं के बेसिस पे किया है, ऐसी स्टेटमेंट देगा। फिर डी नंबर पॉइंट इज, अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। और ई पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जिस एंटिटी की कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए प्रैक्टिशनर को अपॉइंट किया गया, तो उस पर किस तरीके का फ्रेमवर्क लगता है या फिर कोई स्पेशल फ्रेमवर्क यूज हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज एफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने ये बनाया है, वो कौन से पीरियड से रिलेट करती है जिसके ऊपर ये कंपाइल की गई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की गई है या प्रेजेंट की गई है। नेक्स्ट जी पॉइंट में लिखा है प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऊपर आ गई और अब जी में आई है प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एच पॉइंट में कि हमने जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट है ये एज पर स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज ही की है, परफॉर्म की है। और आई पॉइंट में ये एक एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट है ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, इसमें किसी भी तरह का ओपिनियन इश्यू नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाई गई है तो आपको ये दो एक्सप्लेनेशन देनी है। पहला ये कि कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज की गई है, उसके इंटेंडेड यूजर्स कौन से हैं, और दूसरा ये ड्रॉ द अटेंशन ऑफ यूजर्स टुवर्ड्स कि आपने ये इंफॉर्मेशन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को यूज करते हुए प्रेजेंट की है। तो इस चीज के लिए आप कोई डिस्क्लोजर दे सकते हैं नोट्स में, आप ऐसा बताइए कि ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है एज पर स्पेशल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। लास्ट में जो तीन चीजें दी गई है वो है डेट, प्रैक्टिशनर का सिग्नेचर और प्लेस। ये था फॉर्मेट, यानी कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के बाद रिपोर्ट इशू करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मेट यूज करना है। नेक्स्ट है एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल। इसमें आपने SQC 1 में भी ये पोर्शन पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी लिखा है कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट है उसमें क्वालिटी का ध्यान रखा जाए। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ईच कंपाइलेशन एंगेजमेंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, एंगेजमेंट पार्टनर की। और दूसरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसी है प्रैक्टिशनर की फॉर्म की, ये वाली कंपाइलेशन एंगेजमेंट भी आप उन्हीं के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे। उसके बाद लास्ट में है डॉक्यूमेंटेशन। तो प्रैक्टिशनर पूरी कंपाइलेशन एंगेजमेंट के दौरान किन किन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करेगा। पहला, कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिले हैं, अगर उसे कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म करने के दौरान कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स मिल गए तो उन्हें डॉक्यूमेंट कर देगा। और सेकेंड नंबर पे क्या, वो एक ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जिसके अंदर ये चीज़ क्लियरली शो की जाएगी कि जो कंपाइलेशन से रिजल्ट में जो रिपोर्ट मिली है या कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो किससे मैच हो रहे हैं, कि मैनेजमेंट पे जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, इंफॉर्मेशन दी थी, उनसे मैच हो रहे हैं।
तो इसका पॉइंट क्या है, एक ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करे या डॉक्यूमेंट करके रखे कि हाउ द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकंसाइल्स विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। ओके, उसके बाद में क्या करेगा, कॉपी ऑफ फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इतनी मेहनत की उससे जो आपको लास्ट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन हो चुका है उसकी एक कॉपी को वो डॉक्यूमेंट करके रखेगा। तो ये था चैप्टर जिसमें हमने दोनों एसआरएस कवर किए, एसआरएस 4400 और एसआरएस 4410। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम चैप्टर नंबर 11, और उसके बाद आपको जो भी चैप्टर चाहिए आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।